हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बुक है लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट। राइटर हैं गौर गोपाल दास। ये इस बुक का 3rd एपिसोड है। इसमें राइटर ने 4 व्हील्स के बारे में बात की है। तो सबसे पहले हम लेते हैं पर्सनल व्हील और पर्सनल लाइफ। व्हील नंबर 1। इसमें 4 एस्पेक्ट होते हैं पर्सनल लाइफ में। सबसे पहला एस्पेक्ट है ग्रेटिट्यूड का। दूसरा है प्रेस पॉज, यानी थोड़ा रुकें। थर्ड है वाई वरी, यानी चिंता क्यों करें। और फोर्थ है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। तो आइए एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं ग्रेटिट्यूड। ग्रोइंग थ्रू ग्रेटिट्यूड। We must find positively in the bleakest situations and live by the principle of gratitude. माइंड हमारा वो चीज़ें वैसी नहीं देखता जैसी वो होती है। हम वैसी चीज़ें देख पाते हैं जैसा हम खुद होते हैं। लाइक हमारे जो सनग्लासेस हैं, जैसे ही हम उनको पहनते हैं, जो चीज़ हमें पहले ब्राइट दिख रही थी अब वो धुंधली दिखने लगती है, लाइफलेस दिखने लगती है। चीज़ें खुद नहीं बदलती, हमारा नज़रिया उनको देखने का बदल जाता है। हैरी राइटर से कहता है कि चीज़ें भी बदलती हैं, ओवर टाइम लोग बदल जाते हैं। मैं और मेरी वाइफ अब बिल्कुल अलग हैं जैसे हम पहले थे। तो मॉन्क कहते हैं, आई एग्री, द सेंस ऑफ टाइम स्लो फॉर नो मैन। चीज़ें ठीक भी होती हैं और ख़राब भी होती हैं, बट वॉट वी चूज टू परसीव इज अप टू अस। और ये होता है हमारी पर्सनल चॉइस से। डू वी सी द पॉजिटिव और द नेगेटिव इन द सिचुएशन। मॉन्क कहते हैं, हर सिचुएशन में पॉजिटिव देखना सीखिए। हम सबका टॉलरेंस लेवल अलग अलग होता है। वी ऑल बॉयल एट डिफरेंट डिग्री। हम सब अलग अलग टेम्परामेंट लिए हुए होते हैं। कुछ लोग बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, वहीं कुछ लोग बुरी से बुरी कैलेमिटी में भी, परेशानी में भी अपने को कंट्रोल में रखते हैं। मॉन्क बताते हैं कि पहले मैं भी सोचता था कि मैं बहुत लेवल हेडेड कैटेगरी में हूँ, लेकिन मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अभी तक उस कैटेगरी में नहीं था। वो बताते हैं 10 साल पहले जब वो अपने स्वामी रामानाथ के साथ पढ़ रहे थे, तो वो उनसे कंप्लेन करते हैं कि आश्रम का जो मैनेजमेंट है वो ठीक नहीं है। जिन लोगों का बिहेवियर रॉन्ग था वो उनके बारे में बात बताते हैं रामानाथ स्वामी को, और ये कहा कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो इट वुड रूइन आवर कम्युनिटी। मैं अपने आप को सेल्फ अपॉइंटेड सेवियर की तरह से फील कर रहा था, और मैं गुरु को ये बताना चाह रहा था, ये जता रहा था कि कैसे नेगेटिव मैनरिज्म हमारी सोसाइटी में क्रीप हो रहा है। मॉन्क बताते हैं, उनके गुरु ने उनसे कहा कि देयर आर सो मैनी पॉजिटिव थिंग्स हैपनिंग इन आवर कम्युनिटी। और उन्होंने कहा कि सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को फोकस करो, और मुझे अच्छा फील कराया, मेरा मूड अपलिफ्ट किया। गुरु कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि नेगेटिव चीज़ें नहीं होती, बट रियल प्रॉब्लम ये है कि जब हमारा माइंड नेगेटिव चीज़ों से कंज्यूम हो जाता है तो हम जो अच्छी चीज़ें होती हैं उनको भी देखने का हमारा विज़न हमारा लूज कर देते हैं, एंड ऑल्सो लूज द एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम दैट कन्फ्रंट्स अस। सो हमको पहले अपने माइंड को पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करने के लिए ट्रेन करना पड़ेगा एंड फील एम्पावर्ड टू डील विद द नेगेटिव। उनके गुरु रामानाथ स्वामी ने उन्हें सिखाया कि पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड की पावर कितनी होती है। जब भी प्रॉब्लम्स को कंस्ट्रक्टिवली डील करना हो
तो पॉजिटिव माइंडसेट को, स्टेट ऑफ माइंड को डेवलप करना होता है और ओवर द टाइम ये डेवलप हो जाता है। मॉन्क ने ये भी रियलाइज किया कि जब हम लोगों के बारे में नेगेटिवली सोचते हैं तो हमको तुरंत उनके बारे में 3 चीज़ें पॉजिटिव सोचनी चाहिए। उनकी 3 पॉजिटिव क्वालिटीज से उनको काउंटर एक्ट कर देना चाहिए। मॉन्क एक सिंबॉलिक लेसन देते हैं हैरी को कि जैसे दांत के बीच में कुछ फंस जाता है तो हम उसे अपनी जीभ से निकालने की कोशिश करते रहते हैं, डेंटल फ्लॉस से निकालने की कोशिश करते हैं और फाइनली इंटरडेंटल ब्रश से उसे निकालने की कोशिश करते हैं। माइंड हमारा टंग की तरह से है। इट ड्रिफ्ट्स टुवर्ड्स द नेगेटिव एरियाज ऑफ लाइफ। हमको रेस्टलेस और अनईजी बना देता है। ये प्रॉब्लम को निकालने की सोचता है जिससे हमको पेन हो रहा था। ये रियलाइज नहीं करता कि लगातार योजना बनाने से हमको और ज़्यादा नुकसान होता रहता है। जैसे कि जीभ दांतों के बीच में से फंसी हुई चीज़ निकालने की ट्राई करती है, लेकिन उससे हमारे गम्स और ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं। इसी तरह माइंड भूल जाता है कि हमारी लाइफ में और भी एरियाज हैं जहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम जैसे हमारे टीथ में होता है, और लेकिन टंग उसी प्रॉब्लम में उलझी रहती है, उसी चीज़ को निकालने में लगी रहती है। चूजिंग नॉट टू फोकस ऑन द सिंपल जॉयज अवेलेबल टू अस। हम उन चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाते जो हमारे सामने अच्छी चीज़ें हैं। ये नहीं है कि हमको प्रॉब्लम को डील नहीं करना है, वी नीड प्रैक्टिकल सोल्यूशन टू। हमें प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी ज़रूरत होती है उनकी, लाइक इंटरडेंटल ब्रशेस आर नेसेसरी, लेकिन हमको उनसे कंज्यूम नहीं होना चाहिए। दैट लीड्स टू मिजरी। वी हैव टू फोकस ऑन ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड कोई फीलिंग नहीं है, ये एक स्टेट ऑफ माइंड है जो डेवलप हो सकती है एंड इट allows us to tap into a reservoir of unlimited positive energy। ग्रेटफुल होने के 2 स्टेप हैं। पहला है कि देयर इज गुड इन द वर्ल्ड एंड दैट गुड हैज फॉलन अपॉन अस, और सेकंड है is to know that goodness is coming from something other than us। An external reality is giving the gift of grace to our very own reality। ये हमारी फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स या प्रकृति या कोई भगवान। वी हैव सो मच टू बी ग्रेटफुल फॉर। स्टैटिस्टिकली हमको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए, अनग्रेटफुल नहीं होना चाहिए। ग्रेटिट्यूड में होने का मतलब ये है कि अपनी लाइफ की ब्लेसिंग्स जो हमारी लाइफ में है उनको ना भूलना, ये इग्नोर करना जो काइंड चीज़ें लोगों ने हमारे लिए की। इट इज़ नॉट जस्ट पॉजिटिविटी we feel when we embrace gratitude: better sleep, the ability to express more kindness, feeling more alive, and even having a stronger immune system। ये सारे बेनिफिट्स हैं थैंकफुल होने के। हैरी ने कहा कि अच्छा, ग्रेटिट्यूड इज द की टू रिमेनिंग पॉजिटिव एंड हैप्पी। तो मॉन्क कहते हैं सर्टेनली इट इज नॉट the happy people who are grateful, it's the grateful people who are happy। does that make sense? तो मॉन्क इस बात को एक्सप्लेन करते हैं कि कई बार लोग ऐसी कठिन समस्या से घिरे होते हैं कि उस समय उनको ग्रेटिट्यूड का पाठ पढ़ाना अनकम्पैशनेट होगा। ग्रेटिट्यूड हैज मैनी लेयर्स टू इट, लेट अस अंडरस्टैंड देम थॉरोली। ग्रेटिट्यूड डिफरेंट लेवल पर हमको सोलेस ऑफर करता है इन ए टाइम ऑफ ग्रेट डिफिकल्टी। हमको ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ग्रेटिट्यूड को समझना ज़रूरी है। यदि हम नहीं समझते हैं
we can miss the most beautiful aspects of our existence. अब दूसरा पार्ट है हमारी पर्सनल ग्रोथ में, पर्सनल लाइफ में, प्रेस पॉज, यानी स्टॉप एंड रिफ्लेक्ट ऑन योर लाइफ रेगुलरली. Pressing the pause button to practice gratitude is the way to make it a constant in your life. I love those who can smile in trouble, who can gather strength from distress and grow brave by reflection. ये साइकोलॉजिकल है. जब हम थैंकफुल होते हैं जो भी हमारे पास है, हम पॉइज्ड हो जाते हैं और भी ज़्यादा चीज़ों को पाने के लिए. मीन्स हमें और ज़्यादा के लिए तैयार रहना पड़ता है, नहीं तो हमें जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं वो बेकार हो जाती हैं. हमको ग्रेटिट्यूड को लाइफ में प्रायोरिटाइज करना चाहिए. वी मस्ट प्रेस पॉज एंड स्टॉप टू स्मेल द रोजेस. मॉन्क हैरी को एक इंसिडेंट बताते हैं कि व्हेन वर्ड्स फेल म्यूजिक स्पीक्स, बट दैट इज ओनली द केस इफ यू मेक टाइम टू लिसन. 10 साल पहले की बात है. वो बताते हैं कि वॉशिंगटन पोस्ट में, जो अमेरिका का लीडिंग न्यूज़पेपर है, उसमें एक आर्टिकल पब्लिश हुआ. ये उस समाज की सच्चाई को हाईलाइट कर रहा था जिसमें हम रहते हैं. 12 जनवरी 2007 को एक साधारण सा दिखने वाला आदमी जीन्स और टी शर्ट पहने, जो डस्टबिन के साइड में खड़ा होकर स्टेशन पे वायलिन बजा रहा था. वॉशिंगटन पोस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, ये देखने के लिए कि क्या लोग इतने सुंदर क्लासिकल म्यूजिशियन को, जो दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन है, उसको सुनने के लिए रुकते हैं. प्लेइंग इन द मोस्ट एलिगेंट म्यूजिक एवर रिटन. तो उन्होंने पाया कि ये सभी लोग फ्री में भी इतना अच्छा म्यूजिक सुनने के लिए नहीं रुक रहे थे. इस म्यूजिकल जीनियस को सुनने का अवसर वो ऐसे ही जाने दे रहे थे. ये एक आर्टिस्ट था, इंटरनेशनली रिनाउंड वायलिनिस्ट जोशुआ बेल. इस एक्सपेरिमेंट से पहले ही कुछ दिन पहले इस म्यूजिशियन ने बोस्टन में एक सिम्फनी हॉल में बहुत ही अच्छा म्यूजिक परफॉर्म किया था, जहां पर $100 का टिकट था एक पर्सन के लिए. अब यही एक्सपेरिमेंट हो रहा था कॉन्टेस्ट, परसेप्शन और प्रायोरिटीज के लिए, कि क्या लोग रुककर अप्रिशिएट करते हैं ब्यूटी को या टैलेंट को, जबकि वो उनके बिल्कुल सामने हो. बेल एक चाइल्ड प्रोडिजी था. उसके पेरेंट्स दोनों साइकोलॉजिस्ट थे. उसको फॉर्मल ट्रेनिंग देने की सोच रहे थे जब उन्होंने एक बार देखा कि उनका 4 साल का बेटा रबर बैंड से म्यूजिक निकाल रहा है. तो लेकिन यही जीनियस बेल, जोशुआ बेल, ये स्टेशन पर कोई इसको पहचान ही नहीं पाया. कोई भी उसका म्यूजिक सुनने के लिए 1 या 2 मिनट से ज्यादा नहीं रुका. किसी ने उसको पैसा दे दिया और 2 मिनट खड़ा हो गया और फिर चला गया. लेकिन बेल ग्रेसफुली अपनी वायलिन बजाता रहा, अनसीन अनहर्ड. क्या आप उन लोगों को अनसोफिस्टिकेटेड कहेंगे जिन्होंने बेल को इग्नोर कर दिया? नॉट नेसेसरली. जर्मन फिलोसोफर इमैनुएल कांट कहते हैं कि कॉन्टेस्ट मैटर करता है. सिचुएशन जो भी हमारे सामने होती है, one's ability to appreciate beauty is related to one's ability to make moral judgment. But to do this, the viewing condition must be optimal. ऐसा क्यों होता है? जैसे आर्ट गैलरी में आप जाते हैं, वहां पर जो भी पेंटिंग्स या चीजें लगी होती हैं, उनको बहुत डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है. गैलरी में उनको ऑप्टिमल कंडीशन में क्रिएट करी जाती हैं. उस आर्टिस्ट की
आर्टिकल को अप्रिशिएट करने के लिए, उसकी ब्यूटी को हाईलाइट करने के लिए वहाँ पर लाइट्स लगाई हुई होती हैं। और उन जो भी उनके आर्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर कुछ कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा होता है उस आर्ट का। तो वहाँ पर चाहे कोई ऑर्डिनरी सी भी पेंटिंग या ऑब्जेक्ट रखा हो, लोग उसका पिक्चर लेते हैं। लेकिन फनी पार्ट ये है कि यही चीज़ यदि किसी को इजीली देखने को मिलती है तो लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। सो कॉन्टेस्ट मैनिपुलेट्स अवर परसेप्टिव, therefore we cannot make judgment about people's ability to appreciate beauty। क्योंकि वहां पर बेल एक साधारण सा वायलिनिस्ट दिख रहा था, और लोग जब बिजी होते हैं तो वो लाइफ के पार्ट को, भले ही वो अच्छा पार्ट है उनका, उसको मिस कर देते हैं। हमारे पास ब्यूटी को अप्रिशिएट करने का टाइम ही नहीं होता। हम अपनी मॉडर्न लाइफ में इतना सप्रेस हो जाते हैं कि हम ना कुछ देखते हैं ना सुनते हैं। लाइक इन दिस केस, व्हाट एल्स आर वी मिसिंग? सो राइटर कहते हैं प्रायोरिटाइज एंड प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। हमको अपने माइंड की मसल को ट्रेन करना है। कुछ लोग ग्रेटिट्यूड नेचुरली रखते हैं, लेकिन कुछ लोगों को कॉन्शियसली प्रायोरिटी करनी पड़ती है। बट लाइक एनी मसल, यू मस्ट यूज इट और लूज इट। हमको ग्रेटिट्यूड में ही जीना आना चाहिए। यदि हम इसको यूज करेंगे तो ये बढ़ता रहता है, और ये इस तरह की खुशी है जो कोई और चीज दे ही नहीं सकता। ग्रेटिट्यूड के 3 प्रिंसिपल हैं: रिकॉग्नाइज, रिमेंबर एंड रेसिप्रोकेट। जैसे थैंक यू बोलना, कोई भी हमारे लिए कुछ काम करे तो ये रिकॉग्नाइज करके थैंक यू बोलना। दूसरी स्टेज है रिमेंबर रखना, कि दूसरों ने हमारे लिए क्या किया। कॉन्टम्पलेशन ग्रेटिट्यूड डेवलप करने का बेस्ट मेथड है। एंड फाइनली रेसिप्रोकेट, यानी कहना और उसके उसके लिए मीनिंग भी रखना। ये हमको एक नेक्स्ट लेवल पे ग्रेटिट्यूड में ले जाएगा। थ्रू आवर एक्शंस गिव बैक करना लॉन्ग लास्टिंग ग्रेटिट्यूड का बेसिस है। आप अपना ग्रेटिट्यूड लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए उसको डेली लिख भी सकते हैं। थर्ड पार्ट है पर्सनल ग्रोथ का। पर्सनल व्हील के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए, व्हाई वरी, चिंता क्यों करनी है? व्हेन थिंग्स आर बियॉन्ड योर कंट्रोल एंड देयर इज नथिंग यू कैन डू, व्हाई वरी? वरी नेवर robs tomorrow of its sorrow, it only saps today of its joy। जब कोई प्रॉब्लम हमारे कंट्रोल से बियॉन्ड है, हमको अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ यूज करनी चाहिए, और हमें चिंता नहीं क्यों करनी चाहिए। हमारा रिस्पॉन्स कभी भी किसी सिचुएशन में परेशानी वाला नहीं होना चाहिए, एंजाइटी वाला नहीं होना चाहिए। क्या हम इस प्रॉब्लम का कुछ कर सकते हैं? अपने आप को हमें डिटैच करना सीखना चाहिए उस सिचुएशन से जो हमारे कंट्रोल से बाहर है। और ये हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए एक इम्पेरेटिव स्किल है। ये नहीं है कि हमको लेजी बनना है। हमको सिचुएशन को रेक्टिफाई करने के लिए सब कुछ करना चाहिए जो हम कर सकते हैं। बट आफ्टर दैट वी हैव टू टेक अवर अटेंशन अवे फ्रॉम द अनप्लेजेंट सर्कमस्टांस। कभी कभी जो चीज़ें एक पॉइंट ऑफ टाइम पर बैड हैं, बुरी हैं, वो अच्छी भी बन सकती हैं। या जो चीज़ अच्छी लग रही है वो कैन टर्न आउट टू बी बैड फॉर अस। मोस्ट थिंग्स इन लाइफ आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल। वी शुड नॉट जज एनी सिचुएशन बाय इट्स फेस वैल्यू। कभी कभी जब हम प्रॉब्लम्स में उलझे होते हैं, वी फील ट्रैप्ड इन आवर ओन माइंड्स। उस इशू को कॉन्स्टेंटली बिना सोचे समझे रिपीट करते रहते हैं, और काफ़ी इमोशनल पेन का कारण वो बन जाता है। स्पिरिचुअल प्रोसेस हमको हमारी डिफ़िकल्टी को ट्रांसफॉर्म करने में हमारी मदद करता है।
सोचिए, क्या आप ये सिचुएशन बदल सकते हैं? तो ये सोच के कि ये मेरे कंट्रोल में है या नहीं है, यदि सपोज वो उसका आंसर यस है, तो यानी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो क्यों चिंता करते हैं? और यदि उसका आंसर नो है, मीन्स आप उस प्रॉब्लम का कुछ कर ही नहीं सकते, तो उस स्थिति में भी चिंता करने से कोई फायदा नहीं है। देयरफॉर इन बोथ सर्कमस्टांसेस व्हाई वरी। था फोर्थ है इसमें पर्सनल ग्रोथ में स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इज द फाउंडेशन ऑफ आवर हैप्पीनेस। इट गाइड्स अस इन टाइम्स ऑफ टर्मोइल and grounds us in times of joy. Meditation can help us embrace our worries, our fear, our anger, and that is very healing. We let our own natural capacity of healing do the work. स्पिरिचुअलिटी को थियोरेटिकली रियलाइज करना इम्पॉसिबल है। चाहे हम लेक्चर्स अटेंड करें या किताबें पढ़ें या साधना करें, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करते तो हम इसको समझ भी नहीं सकते। The simplest way to explain spiritual practice is to describe the hierarchy of connections. We can make three kind of connection. हम तीन तरह के कनेक्शन बना सकते हैं। आउटसाइड अवर सेल्फ, अपने से बाहर। हमारा ज़्यादातर टाइम अपनी रिलेशनशिप और वर्क में जाता है और ये सब क्रूशियल है, लेकिन यदि इनर डायरेक्शन नहीं होता तो हम भटक सकते हैं। आउट ऑफ बैलेंस लाइफ का मतलब है कि हमने लाइफ की प्रायोरिटीज को गलत ढंग से अरेंज किया हुआ है। द फियर ऑफ मिसिंग आउट, थिंकिंग दैट ग्रास इज ग्रीनर एल्सवेयर, यानी हमेशा उस स्थिति को महसूस करते रहना कि खुशी कहीं बाहर है। इनसाइड अवर सेल्फ, सेकेंड पॉइंट है, बियॉन्ड अवर एवरीडे लाइफ मैनी लुक फॉर सोलेस विद इन। वो लोग जो एक्सटर्नल वर्ल्ड को जीतना चाहते हैं, वो अपने इनर वर्ल्ड को जानने की इच्छा रखते हैं। एंड फ्यू सीकिंग द ट्रूथ, लेकिन बहुत ही कम लोग इस सच्चाई को जान पाते हैं। दीज आर द टाइप्स ऑफ पीपल हु विल टेक द जर्नी विद इन। जो लोग अपने अंदर की जर्नी के लिए रेडी हैं, वो इस चीज को जान सकते हैं। थर्ड है अबव आवर सेल्फ। अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होने का मतलब है गॉड के साथ अपनी रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करना। ये इस तरह से है जैसे बल्ब का इलेक्ट्रिक से कनेक्ट होना। बल्ब सिर्फ एक ग्लास का पीस है, इसको जलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इसी तरह से हमारी रिलेशनशिप है समथिंग हायर देन आवर सेल्फ, जो हमें दे सकती है लव एंड अलाउ अस टू गिव लव टू अदर्स। मेडिटेशन के काफ़ी बेनिफिट होते हैं मॉडर्न साइंस में, जैसे स्ट्रेस दूर करना और हमें गिविंग अस अ सेंस ऑफ पर्पस, हमको क्रिएटिव बनाना। मेडिटेशन एक प्लेन की तरह से है जो हमको दूर ले जाता है जब हम मेडिटेशन में होते हैं। तो जैसे प्लेन टेक ऑफ करता है, उसी तरह हम भी इमीडिएटली स्टार्ट गेनिंग ऑल्टीट्यूड। वी एक्सपीरियंस वरी and anxiety in life because we take things out of perspective. लेकिन मेडिटेशन से हमें ये एंजाइटी, प्रॉब्लम्स और वरी को देखने का नया नजरिया मिलता है और हमको पीस और कामनेस मिलती है। द डीपेस्ट इफेक्ट इज व्हाट इज दैट मेडिटेशन कैरीज अस फार। इट कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्स आवर कैरेक्टर एंड हमारे अंदर एक बेस्ट क्वालिटीज डेवलप होती हैं और सेल्फ रियलाइजेशन हम एक्सपीरियंस करते हैं। But this takes time and it is often imperceptible. For example, यदि प्लेन से बाहर देखते हैं तो पता भी नहीं चलता कि हम इतना फास्ट उड़ रहे हैं, इतना फास्ट चल रहे हैं। बट कुछ ही घंटों के बाद हम दूसरे ही लैंड पर होते हैं। मेडिटेशन भी इसी तरह से है। मेडिटेशन बिकम्स डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ माइंड, क्योंकि ये एक रेस्टलेस मंकी की तरह से है, हमेशा कूदता रहता है एक विचार से दूसरे विचार पर। ये पीसफुल नहीं रहता कभी भी, इसको कंट्रोल करना पड़ता है।
मेडिटेशन एक डिसाइपल है जो हमको माइंड के कंट्रोल करने में हमें हेल्प करता है। वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स हैविंग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स हैविंग ह्यूमन एक्सपीरियंस। वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको सेकंड व्हील के बारे में बताऊंगी जो है हमारा रिलेशनशिप का।